हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर से फटाफट आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और इससे पहले जो है इसका एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है आपका पार्ट 2 है, ठीक है। तो जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिएगा, है ना। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था का जो है ये आपका पहला अध्याय है। नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है। और जब तक आप लोग कॉपी कलम वगैरह निकालिए और मेरे साथ साथ देखिए। तो सबसे पहले आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, या फिर एक तरीके से सिंपली समझ सकते हैं जितना भी हम लोग काम करते हैं, चाहे वो कृषि, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, ये सभी चीज जो है किसके अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। या फिर और एक शब्द में अगर समझे तो अर्थव्यवस्था जो है वो हम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था जो है इसके दो कार्य बताए थे आपको कि एक कार्य क्या था? एक कार्य था कि जो भी आपकी जरूरत है उनको उनको यानी कि आपकी जरूरत को पूरा करता है। पूरा करने के लिए आपको सेवा प्रदान करता है ना। आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह देता है, और जो भी बेरोजगार है उनको रोजगार देता है। तो अर्थव्यवस्था का जो है ये दो मुख्य काम है जो कि हम आपको बताए थे, है ना। चलिए, अच्छा, 1947 से पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। आप सबको पता होगा ना, 1947 से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं बताए थे। आर्थिक क्रिया क्या होती है? वह सभी क्रियाएं जिनसे हम लोग को इनकम प्राप्त होता है, यानी कि आय होता है। यानी कि हम लोग कोई काम करते हैं तो उनसे जो पैसा मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं, मतलब कि जिस भी काम से पैसा मिलेगा उस काम को हम लोग आर्थिक क्रिया कहेंगे, है ना। चाहे वो जो भी काम हो, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमको पैसे मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? ये काम क्या हो गया? आर्थिक क्रिया, ठीक है। उपनिवेश का मतलब आपको अच्छे से समझाए थे। उपनिवेश क्या होता है? तो जैसे भारत और अंग्रेज, है ना, तो अंग्रेज जो है भारत पर कब्जा कर लिया था तो भारत क्या हो गया था? गुलाम हो गया था। तो भारत क्या हो जाएगा? उपनिवेश, है ना। भारत क्या हो जाएगा? जो गुलाम होता है उसको उपनिवेश कहते हैं, ठीक है। और जो बड़ा राजा जो आके शासन करता है यहाँ पर, यानी कि जो गुलाम बनाता है, जैसे कि अंग्रेज हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो वो उसको क्या कहेंगे? उपनिवेशवाद कहेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाए थे पार्ट 1 में, ठीक है। अर्थव्यवस्था के दो कार्य संपादित करती है। दो मुख्य रूप से दो कार्य आपको बता दिए कि जो भी आवश्यकता होती है उसकी संतुष्टि के लिए अलग अलग प्रकार का वस्तु सेवा प्रदान किया जाता है और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये किसका काम होता है? अर्थव्यवस्था का, ठीक है। फिर आगे हम आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो मुख्य रूप से 3 संरचना होती है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो 3 प्रकार के हैं। कितने? 3 संरचना है। एक है प्राथमिक क्षेत्र, एक है द्वितीय क्षेत्र और एक है तृतीय क्षेत्र। आप सबको पता होगा ना, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है किसी भी तरह का उत्पादन, जैसे कि कृषि का उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग हो गया, जैसे गैस, बिजली, ये सारा उद्योग में ही होता है। खनिज, है ना, व्यवसाय, तो ये सारा चीज आपका किसमें होता है? द्वितीय क्षेत्र में होता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। और ये तृतीय क्षेत्र का काम होता है पहला क्षेत्र और द्वितीय, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की सेवा करना। ये किसका काम रहता है? तृतीय क्षेत्र का। इसके अंतर्गत जैसे कि बैंकिंग, बैंक वगैरह में लोग काम करते हैं, टीचर वगैरह होता है, ठीक है, परिवहन, संचार वगैरह होता है। तो ये सभी जो है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझा दिए थे और ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट वगैरह कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं ऐसा। चलिए, फिर आगे आपको बताए थे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टोटल 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था जो है पूरी दुनिया में चलती है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है मिश्रित, है ना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत में चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो आपका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में चलता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो आपका रूस, चाइना में चलता है, ठीक है। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब आपको अच्छे से समझाए थे कि जैसे आपका जो प्रॉपर्टी है, जो आपका दौलत है, उसका मालिक खुद अगर आप है तो वो पूंजीवादी के अंतर्गत आएगा। अगर आपके प्रॉपर्टी का मालिक सरकार है तो वो जो है समाजवादी के अंतर्गत आएगा। और मिश्रित में क्या हो जाता है? तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स कहते हैं, है ना, यानी कि मिश्रित कहते हैं। तो इसमें पूंजीवादी भी होता है, समाजवादी भी होता है, जो कि भारत में है, ठीक है। चलिए, अर्थव्यवस्था के विकास यानी कि पार्ट 2 जो है, यानी यहां से हम लोग, यानी कि पार्ट 1 में हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पार्ट 2 में हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास से शुरू करेंगे, है ना। और अर्थव्यवस्था के विकास में 2 मॉडल है, एक आर्थिक विकास, एक मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास मतलब वही पैसे का विकास कैसे कैसे हुआ। जैसे पहले वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। फिर वस्तु से बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, तो फिर जो है थोड़ा थोड़ा सिक्का वगैरह इजाद किया गया। फिर सिक्का से भी दिक्कत आने लगी, भारी होने लगा, फिर पैसे का इजाद किया गया। फिर आज के दिन क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम है, फोन पे है ना। तो ये आपका मौद्रिक विकास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे
पहले उससे पहले क्या पढ़ेंगे, आर्थिक विकास। तो आज का जो हेडिंग है वो आपको देना है आर्थिक विकास, सॉरी अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। और प्लीज अर्थव्यवस्था का विकास में जो पहला टॉपिक है आपको देना है आर्थिक विकास। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो। यहाँ पर आपको पूरे तरीके से बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की जाती है ना। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी क्लास को ज्वाइन कर पाए, है ना। जितने भी दोस्त हैं टेलीग्राम ग्रुप जहां भी हो प्लीज आप लोग शेयर करेंगे। चलिए, तो अर्थव्यवस्था का विकास में जो आर्थिक विकास है उसको पहले समझते हैं कि आर्थिक विकास होता क्या है। देखिए, यह आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास जो है वो क्या है, परिवर्तन की यानी कि बदलाव की प्रक्रिया है। जैसे बदलाव का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं कि जैसे पहले हम लोग तो नहीं कहेंगे, जैसे आज हम लोग गरीब हैं तो हम लोग पढ़ लिख करके क्या होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी हो, मेरे माँ बाप खुश रहे, पूरे परिवार खुश रहे, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। यानी कि आप क्या चाहते हैं, जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। तो आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया कि परिवर्तन की जो है एक प्रक्रिया है, यानी कि बदलाव की जो है एक प्रक्रिया है। बदलाव की क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव होते हैं। इसी के चलते प्रति व्यक्ति आय जो है वो बदलती है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, वैसे तो इन सारी चीजों का जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा है, आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए परिवर्तन का मतलब यहाँ पर बदलाव होता है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति का आय का मतलब होता है हर एक व्यक्ति का आय। जैसे मेरा इनकम में कुछ बदलाव हो, आपके परिवार के इनकम में बदलाव हो, आपके माताजी, आपके पिताजी जो भी काम करते हैं उनका इनकम में परिवर्तन आए, उनका आय में बदलाव आए, इसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सिंपली कहने का मतलब है कि जो आपके पिताजी का आय है उसको भी प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, मेरा आय है उसको भी प्रति व्यक्ति आय कहेंगे, और किसी का आय है उसको भी प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। यानी कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, एक एक लोग, प्रति का मतलब एक, प्रति का मतलब एक, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति, और आय का मतलब इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो पूरी दुनिया में जो एक एक लोगों का जो इनकम है, एक एक लोगों का, उसको बोलेंगे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या फिर प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास क्या हो गया, सिंपल डेफिनेशन समझ गए कि यह जो है एक बदलाव की प्रक्रिया है, एक क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव होते हैं। जिससे क्या होता है, जो कि अर्थव्यवस्था है उसका जो ढांचा होता है, जो तंत्र होता है, उसमें बदलाव होता है। जैसे मान लेते हैं अभी कि भारत का अर्थव्यवस्था जो है बहुत गरीब है, मतलब कि बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। तो हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग और आगे करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारा देश इससे आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है कि हम लोगों का देश का अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, बदलाव आया, ठीक है। और ये कैसे होता है, तो मतलब कि ये परिवर्तन आने से क्या होता है, ये बदलाव, जैसे अर्थव्यवस्था अगर ठीक हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है इसमें बदलाव हो गया। समझ में आ गया आपको। तो यह आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव होते हैं। इसी के चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है, ठीक है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है, ठीक है। तो आर्थिक विकास का यानी कि जो आर्थिक विकास है वो तो आपको समझ में आ गया कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है ना, और इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है। अब इसका उद्देश्य क्या है आर्थिक विकास का, तो इसका उद्देश्य वही है, वही अर्थव्यवस्था के जो भी क्षेत्र है उसमें उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। जैसे कृषि करते हैं, खेती करते हैं, औद्योगिक चलाते हैं, सेवा देते हैं, तो इन सारी चीजों में और ज्यादा तेजी से चले, और ज्यादा इसमें वृद्धि हो, गतिशील करना, यानी कि इनको और ज्यादा तेज करना। कृषि हो तो और तेजी से कृषि हो, ज्यादा से ज्यादा कृषि हो, कम लागत में कृषि हो, है ना। तो इन सभी चीजों पर विकास करना ही कहलाता है आर्थिक विकास। समझ में आ गया आपको आर्थिक विकास का मतलब, है ना। और आगे देखिएगा, समावेशी विकास के बारे में कभी कभी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी विकास मतलब सिंपली समझना है जो लगातार चलता रहे, है ना, यानी कि सतत विकास का मतलब होता है लगातार चलता रहे। आगे आपके एक आएगा अभी, देखिए एक आएगा आपका अभी सतत विकास, है ना। तो सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे। लेकिन समावेशी विकास क्या होता है, तो देखिए आर्थिक विकास जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। सबसे पहले आर्थिक विकास का मतलब सिंपली जो अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है, अर्थव्यवस्था के ढांचे में जो बदलाव होता है उसको आर्थिक विकास कहेंगे। समावेशी विकास भी एक प्रकार का विकास ही है, वैसे ही है सेम, लेकिन इससे क्या है कि कोई भी जीवन स्तर ऊंचा हो, किसी वर्ग का भी, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, सभी लोगों का विकास हो। इसमें क्या है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों का विकास हो। कोई भी ऐसा वर्ग ना रहे जो कि विकास से दूर रहे, उनका विकास ना हो, ऐसा कोई भी समाज, ऐसा कोई भी वर्ग ना रहे, है ना। तो आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए,
सभी वर्गों का, है ना, सभी वर्गों का जीवन स्तर, चाहे वो चले तो रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, फिर हिंदू में जैसे जाति वगैरह है, जैसे कि आपका ब्राह्मण है, आपका दलित है, आपका ठाकुर है, आपका यादव है, जितने भी तरह के मतलब जाति होते हैं, कास्ट होते हैं, तो इन सभी लोगों का, इन सभी वर्गों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, और समाज के कोई भी वर्ग, सभी वर्ग ऊंचा हो जाए, कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे, ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है, तो समावेशी विकास का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। चलिए अब अगला जो कि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 डाल दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है? ये तीनों देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो तीनों है, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति, ये तीनों वैसे आप अगर देखेंगे ना तो आपको सेम लगेगा, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा गहराई छुपी हुई है, और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे विद्यार्थी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में निम्न अंतर है। अगर धनी देशों में, यानी कि जो विकसित देश होता है, जैसे कि अमेरिका, वो क्या है, विकसित देश है ना, तो धनी देशों में यानी कि विकसित देशों में आय बढ़ता है तो उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि, है ना। तो अगर मान लेते हैं अमेरिका का आय अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी अगर वो मतलब कि और ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो उसका जो विकास है उनको क्या बोलेंगे, आर्थिक वृद्धि। अगर उनका इनकम बढ़ता है, उनका आय अगर बढ़ता है, तो उनको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि। किसका? धनी देशों का, विकसित देशों का, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और निर्धन देशों या कि विकासशील देशों में आय बढ़ता है तो उसको बोलेंगे आर्थिक विकास। जैसे कि भारत, या ये क्या है, एक विकासशील देश है, भारत क्या है, एक विकासशील देश है। तो विकासशील देश में अगर आय बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक विकास, ठीक है। और आर्थिक प्रगति एक व्यापक शब्द है, आर्थिक प्रगति जो है वो एक व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों शामिल है। समझ में आ गया आप लोग को? तो आर्थिक वृद्धि यानी कि यहाँ पर वृद्धि की अगर बात हो तो वृद्धि किसका होता है, वृद्धि किसको कहेंगे? देखिए, विकास का मतलब होता है, सिंपली अगर आप सही से अगर समझेंगे तो जो हम लोगों को जरूरत है, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोगों को डिजिटल बोर्ड का जरूरत है, अभी हम लोग लैपटॉप में वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग को डिजिटल बोर्ड का जरूरत है, तो हम लोग डिजिटल बोर्ड लेके आ गए कुछ दिन बाद, तो ये हम लोग वृद्धि हुआ ना। पहले क्या था, लैपटॉप था, लेकिन अब क्या आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया। अच्छा, आप लोग का एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग का सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी आपका जो घर है वो घर जो है आपका वो मिट्टी का बना हुआ है, कहने का मतलब वो बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। तो मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन आपको उसमें सही चैन नहीं मिलता, उसमें मजा नहीं आता, अब बिल्डिंग का घर बना लिए, तो वृद्धि तो हुआ, वृद्धि हुआ कि नहीं? पहले मिट्टी का घर था, अब किसका बन गया, बिल्डिंग का बन गया। लेकिन ये वृद्धि तो हुआ, आपके नजर में तो वृद्धि हुआ, लेकिन क्योंकि आपको जरूरत था, अगर आप नहीं करते तो हो सकता है आपको और ज्यादा नुकसान होता, बहुत ज्यादा नुकसान हर बार हो रहा था। तो ये क्योंकि ये आपका जरूरत था, आपका वृद्धि हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि वृद्धि हुआ, लेकिन हम लोगों को क्या लग रहा है कि आपका विकास हुआ। यानी कि पहले आप मिट्टी का घर में रहते थे, अब आप बिल्डिंग का घर में आ गए, पक्की घर में आ गए, तो ये क्या हो गया, आर्थिक विकास हुआ, यानी कि आप अपने में डेवलपमेंट किए। लेकिन मान लेते हैं आपके पास ऑलरेडी टाइल्स का घर बना हुआ है, एकदम टाइल्स बिल्डिंग, खतरनाक घर बना हुआ, बहुत ही खतरनाक घर बना हुआ है, आप लोग का सपना है ना, तो बहुत ही अगर खतरनाक घर बना हुआ है, अब उसमें कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ भी करने के लिए नहीं है, लेकिन बिना मतलब का आप 2 मंजिला बना दिए। आपको जरूरत नहीं थी, आपको 1 मंजिला ही काफी था, आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आप बिना मतलब का बना लिए, ऐसे ही पैसा आपके पास ज्यादा है तो बना लिए, तो ये हो गया आर्थिक वृद्धि। समझ में आ गया? तो ग्रोथ तो वहां भी हुआ, मिट्टी से आप बिल्डिंग में भी आए, लेकिन क्योंकि आपको जरूरत था, आप अगर नहीं करते तो आपको बहुत सारा नुकसान हो रहा था, हर बार आंधी में, बाढ़ में, या फिर किसी चीज में घर उड़ जाता था, या फिर कुछ भी किसी तरह का नुकसान होता था, पढ़ने में मजा नहीं आता था, आवाज करता था, गर्मी होती थी, तो आप बिल्डिंग में आए सुरक्षा रहने के लिए, ज्यादा सुरक्षित रहने के लिए। तो आपका जो है वो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को सॉल्व भी किए। जैसे मेरा लैपटॉप है, हम डिजिटल बोर्ड कल ले लेंगे, तो ये मेरा क्या है, विकास हुआ, कहने का मतलब मेरा ज़रूरत है अभी, आप लोग को भी पढ़ना मतलब है डिजिटल बोर्ड में, तो मेरा ज़रूरत है, लेकिन डिजिटल बोर्ड लेने के बाद अगर और हम 2-3 डिजिटल बोर्ड ले ले बिना मतलब का, या फिर उससे भी बड़ा कुछ ले लें जो ज़रूरत नहीं हो, तो उनको बोलेंगे वृद्धि। तो जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है तब भी वो चीज़ अगर आए या फिर वो चीज़ आप प्राप्त करें तो वो वृद्धि हो गया, और विकास जो चीज़ का ज़रूरत होता है और उनको अगर आप पूरा कर पाते हैं तो ये विकास है ना। तो जो भी विकसित देश, विकासशील देश है, इनको क्या होता है, हर चीज़ का ज़रूरत होता है। विकासशील देश जैसे भारत, यहाँ पर बहुत चीज़ का कमी है ना, तो इन चीज़ को हम लोग पूरा करते जा रहे हैं, पूरा करते जा रहे हैं, तो ग्रोथ तो हम लोग का भी हो रहा है, लेकिन इसको बोलेंगे आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और वहीं पे जो विकसित देश ऑलरेडी जो ग्रोथ किया हुआ है, जो विकास किया हुआ है, विकसित किया हुआ है, तो जैसे अमेरिका है, तो वो अगर कोई चीज़ करता है तो उसको क्या बोलेंगे, आर्थिक वृद्धि,
ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर धनी देशों में यानी कि विकसित देशों में आय बढ़ता है तो उसको बोलेंगे आर्थिक वृद्धि, और निर्धन देशों में अगर आय बढ़ता है तो उनको बोलेंगे आर्थिक विकास। ठीक है, और इन दोनों का सम्मिलित रूप यानी कि जो हम लोग आर्थिक प्रगति का जो प्रयोग करते हैं, आर्थिक प्रगति, ये दोनों के लिए करते हैं, विकासशील देशों के लिए भी और विकसित देशों के लिए भी। ठीक है, अच्छा, प्रोफेसर जो लेविस थे, एक व्यक्ति था, एक प्रोफेसर था जिनका नाम क्या था, प्रोफेसर लेविस। इनका क्या कहना था कि ये जो तीनों शब्द है उसको एक ही जैसा समझा जाता है व्यवहार में, है ना, इन तीनों चीजों को एक ही जैसा समझा जाता है। एक किसका कहना है, प्रोफेसर लेविस का कहना है, और आपको हम समझा भी दिए। ठीक है, अब अगला है सतत विकास। हम आपको बता दिए कि ऐसा विकास जो कि लगातार चलता रहे, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे और टिकाऊ बना रहे, ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे और टिकाऊ बना रहे, जिसमें ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाले पीढ़ी का विकास का भी ध्यान रखा जाए, उसे सतत विकास कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? सतत विकास का मतलब कि ऐसा विकास जो लगातार चलता भी रहे, साथ ही साथ चलने के साथ साथ जो आपका ये है, यानी कि वो सिर्फ चले नहीं, टिकाऊ भी बना रहे। ऐसा नहीं कि इधर विकास हो रहा है इधर खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं, लगातार चलते रहे, टिकाऊ बना रहे। और इसमें सिर्फ आप नहीं, जो आपके आने वाले पीढ़ी है, आपके आने वाले पीढ़ी का मतलब आपके जो बच्चे, आपके जो पोता पोती, आपके उनके पोता पोती, उनके मतलब पोता पोती का पोता पोती का पोता पोती, वो लोग आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, और उनका भी विकास का उनको भी ध्यान में रखा जाए, है ना, कि वो लोग सुकून में रहे। जैसे आज हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो ये सोचते हैं ना कि चलो जो मेरे पिताजी लोग वगैरह घर बनाते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि मेरा जो बाल बच्चा है वो खुश रहे, मेरा बेटा बेटी जो है वो खुश रहे, है ना। हम लोग इतना दुख देखे, हम लोग तो बहुत ज़्यादा दुख देख लिए, लेकिन अब वो लोग खुश रहे। तो वही सोचते हैं माँ बाप, हर माँ बाप सोचते हैं, हर कोशिश भी करते हैं अपने तरीके से, पूरा कोशिश करते हैं, है ना, कि उसका जो बाल बच्चा है वो खुश रहे, करते हैं कि नहीं। तो वो क्या है कि जो आने वाले पीढ़ी यानी कि आप हो गए तो आपके लिए खुशी सोचा, वैसे ही आप फिर सोचेंगे कल अपने बच्चे के बारे में। ठीक है बच्चे से आप लोग खुश हो गए क्या? तो ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे और टिकाऊ बना रहे, जिसमें ना केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी विकास का भी ध्यान रखा जाए, इसको हम लोग सतत विकास कहेंगे। सतत विकास का मतलब समझ में आ गया। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है समझ में आ गया। समावेशी विकास मतलब कोई भी वर्ग मतलब कि छूट ना जाए, सभी वर्ग का विकास हो, है ना। उनके बाद आर्थिक विकास मतलब परिवर्तन की प्रक्रिया है, सिंपल। अर्थव्यवस्था का जो ढांचा में बदलाव होता है जिससे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़े, ये नहीं कि घटे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना चाहिए। अब परिवर्तन का मतलब दोनों होता है ना, या तो आप बर्बाद हो गए, पहले आप अच्छा थे, बर्बाद हो गए तो वो भी परिवर्तन है, लेकिन आप पहले अच्छा थे और ज़्यादा तरक्की कर गए तो ये भी परिवर्तन है, ये भी बदलाव है ना। जैसे आज आप मतलब एक मोबाइल है, कल आप लैपटॉप ले लिए तो ये भी परिवर्तन हुआ। आज मोबाइल है, कल आपके पास ये भी मोबाइल खत्म हो गया तो ये भी एक परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो आर्थिक विकास का मतलब है तो वो ये है कि आपका परिवर्तन होना चाहिए पॉजिटिव में, यानी कि आज आपके पास अगर मोबाइल है तो कल लैपटॉप ही आना चाहिए, इसको आर्थिक विकास कहेंगे। आपके पास अगर मोबाइल भी खत्म हो गया और आपके पास कुछ नहीं है तो वो फिर आर्थिक विकास नहीं हुआ, वो तो फिर डूब गया। समझ में आ गया? आर्थिक विकास मतलब बदलाव तो है, लेकिन बदलाव जो है वो पॉजिटिव वे में हो, यानी कि और तरक्की में बदलाव हो। समझ में आ गया? तरक्की करे और भी। ठीक है, चलिए अब अगला है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन, जैसे आप लोग को पढ़ाई का प्लानिंग करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे खत्म करना है। ठीक है, अब आर्थिक नियोजन क्या होता है? देखिए, एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब आप लोग को डेफिनेशन से तो समझ में नहीं आया होगा, आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, अच्छा, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली पहले प्लानिंग, जैसे मान लेते हैं प्लानिंग का आपको सही डेफिनेशन समझाए कि आज जो है हम लोग प्लानिंग किए कि इस चैप्टर को खत्म करना है, तो एक प्लानिंग किए, और प्लानिंग जो किए, प्लानिंग के साथ साथ हम लोग ये नहीं देखे कि खत्म करना, खत्म करने के साथ साथ आज खत्म करना है या कल खत्म करना है, एक टाइम भी सेट किए। एक तो प्लानिंग किए कि खत्म करना है, दूसरा एक टाइम भी सेट कर लिए कि आज ही खत्म करना है। तो इन दोनों चीज़ों का जो सम्मिलित रूप है इसी को कार्यक्रम बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा हम कार्यक्रम बनाए कि आज, यानी कि एक कार्यक्रम बनाए कि आज हम लोगों को इस चैप्टर को खत्म करना है इस टाइम पे। तो ये क्या हो गया? आपका प्लानिंग हो गया, ये आपका नियोजन हो गया। हिंदी में इसको, प्लानिंग को हिंदी में नियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोजन, है ना। ये क्या हो गया? कार्यक्रम हो गया। ठीक है, अब ये कार्यक्रम तो बना दिए। अब जो हम लोग कार्यक्रम बना दिए थे उसी में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि एक कार्यक्रम जो बनाए वो किस लिए बनाए? तो एक सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, इनके लिए जो है हम एक कार्यक्रम बनाए, एक नियोजन बनाए, एक प्लानिंग बनाए। ठीक है, जिससे क्या हो कि अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका सही से उपयोग करना, नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना। अब सही से उपयोग करने का मतलब क्या हो गया? अब जैसे अगर सिंपली समझे तो जो पानी है,
वो तो लिमिट में है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं। कोई भी काम के लिए जहाँ पर हम लोग को 2 गिलास पानी की ज़रूरत होती है, हम लोग वहाँ 10 गिलास डाल देते हैं। 2 बाल्टी की पानी की ज़रूरत होती है, हम लोग 5 बाल्टी डाल देते हैं। तो ये हो गया बर्बादी। ये आपका समन्वय नहीं हुआ, ये आपका नियोजित नहीं हुआ। यानी कि आपको जितना चीज़ का ज़रूरत है उतना ही चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, उतना ही संसाधन का प्रयोग करना चाहिए जितना का ज़रूरत है। और आगे आने वाले पीढ़ी का भी ध्यान रखना चाहिए, जो आने वाला पीढ़ी है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। यही जो है आपका आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो कोई भी जो हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, कोई भी जो नियोजन बनाते हैं, उसमें ये देखा जाता है ना भाई कि सबसे पहले तो इतना समय में ख़त्म करेंगे, इतना दिन में ख़त्म करेंगे, इतना समय में ख़त्म करेंगे, और फिर ये ख़त्म होने के बाद आगे उसमें कोई दिक्कत ना हो उसको भी पढ़ेंगे। तो इस प्लानिंग बनाते हैं, रूटीन टाइम टेबल बनाते हैं। तो सेम आप नियोजन, यानी कि प्लानिंग का मतलब नियोजन होता है। और वही आर्थिक विकास के जो नियोजन के लिए हम लोग जो भी काम करते हैं, आर्थिक विकास के लिए जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो भी हम लोग नियोजन करते हैं, इसी को हम लोग आर्थिक नियोजन बोलते हैं, आसान शब्द में अगर समझें तो, है ना। आर्थिक विकास करने के लिए जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, आर्थिक विकास करने के लिए जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो भी हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं, वही आपका आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है। तो एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका सही से प्रयोग करना, नियोजित समन्वय उपयोग करना, इसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। किसका गठन? योजना आयोग का गठन। अब योजना आयोग क्या होता है? तो योजना का मतलब तो हो गया वही प्लानिंग, और आयोग का मतलब एक आयोग है। तो यानी कि प्लानिंग करने के लिए जिस समूह को, जिस गठन को, जिस संगठन को बनाया गया, उसी को योजना आयोग कहते हैं। अब ये कौन सा प्लानिंग करने के लिए? तो हमारा देश तरक्की करे। हमारा देश उस वक्त में जब आज़ाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा गरीब था, गरीब के साथ साथ बंटवारा हो गया तो बहुत तरह की समस्या थी, है ना। तो लोग इस समस्या से दूर हो, इस समस्या से बाहर निकले, ये समस्या खत्म हो जाए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो इसी के लिए जो है योजना आयोग का गठन किया गया। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए, भारत के आर्थिक विकास करने के लिए एक योजना बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, जिसका नाम पड़ा योजना आयोग, है ना। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा, ये जो आयोग है, योजना आयोग का जो मतलब अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता देते हैं, ये जो योजना आयोग है ना, इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, ठीक है, लेटेस्ट बात है, इसका नाम चेंज करके बना दिया गया है नीति आयोग, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, योजना आयोग जो पहले था ना, योजना आयोग, उसका नाम चेंज करके क्या बना दिया है? नीति आयोग, ठीक है। डिजिटल बोर्ड जल्दी ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो योजना आयोग का जो नाम है उसको चेंज करके बना दिया गया है नीति आयोग। इसको कब चेंज किया गया था? 1914 में, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, है ना, नरेंद्र मोदी जी बने थे, तो उसी ने जो है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है, तो उसी ने जो है इसका नाम, यानी कि योजना आयोग का नाम बदल करके रख दिया नीति आयोग, ठीक है ना। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और भारत में जो आर्थिक विकास का श्रेय है वो नियोजन को ही दिया जाता है। मैंने अभी क्या कहा कि इसको बनाया ही इसलिए गया इसलिए मतलब इसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि भारत जो है वो विकास करे, है ना। तो इसका मतलब जो भारत का जो आर्थिक विकास का जो श्रेय है वो भी किसको दिया जाता है? योजना आयोग को दिया जाता है। किसको? आर्थिक नियोजन को, यानी कि योजना आयोग को, ठीक है ना। चलिए, अब भारत में नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में नियोजन के बारे में आपको बस शॉर्ट में दिया हुआ है, 12th क्लास में आपका बहुत डिटेल में दिया हुआ है। देखिए, भारत में नियोजन, अच्छा, नियोजन का मतलब क्या होता है? अभी हमने क्या बताया? प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। कोई चीज़ का हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग जो करते हैं, तो हम लोग जैसे आज का प्लानिंग किए, यानी कि एक दिन का प्लानिंग किए, है ना। कोई कोई क्या करता है, रूटीन जो बनाता है, टाइम टेबल जो बनाता है, वो 1 महीने का बनाता है। भले ही वो नहीं चल पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो 1 महीने का बनाता है। कोई कि 1 साल का बनाता है कि 1 साल तक हमको ऐसा ही काम करना है ना, 1 साल तक हमको यहाँ तक पहुँचना है। इस तरीके से लोग क्या बनाता है? प्लानिंग बनाता है। तो भारत में जो नियोजन बनता है, जो प्लानिंग बनता है आर्थिक विकास करने के लिए, देश की विकास करने के लिए, वो 5 वर्ष का बनता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। जैसे हम लोग 1 दिन का, 2 दिन का बनाते हैं, तो भारत में टोटल 5 वर्ष का प्लानिंग बनता है। यानी कि आने वाले 5 सालों में हम लोगों को ये काम, ये काम, ये काम, ये काम करना है। जैसे आज मान लेते हैं इलेक्शन हुआ, आज जीत हुई, ठीक है, 1900 आज क्या 2023 चल रहा है, 2023 में कोई इलेक्शन हुआ, तो आज प्लानिंग बना आने वाले 5 साल के लिए, यानी कि 2028 तक
ये काम करके समाप्त कर देना है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्लानिंग बोलेंगे। और ये कितने साल के लिए हुआ? 5 वर्ष के लिए। तो क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। समझ में आ गया आपको? तो भारत में आर्थिक विकास करने के लिए 5 वर्ष के लिए योजना बनाया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि सर 5 वर्ष के लिए क्यों? तो क्योंकि इलेक्शन वगैरह जो चुनाव वगैरह होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर समस्या है, जैसे होता है ना कि हम लोग क्या किए, एक टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल 1 महीना के लिए बनाए हम लोग, 1 महीना के लिए कि आज हम लोग को 3 दिन में हिस्ट्री का समाप्त कर देना है, 4 दिन में लोग को ज्योग्राफी कर देना है, 5 दिन में लोग को इकोनॉमिक्स कर देना है, समाप्त कर देना है। लेकिन क्या होता है, अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि जो प्लानिंग है उसका फेल हो जाता है ना। 3 दिन के अंतर्गत वो हिस्ट्री समाप्त करना चाहता है, पता चला 3 दिन में वो पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब जो प्लानिंग है वो कभी कभी सही काम नहीं कर पाता है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये भी कभी कभी सही काम नहीं कर पाता। यानी कि पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या हो गया कि 5 साल के लिए जो काम किया गया, 5 वर्ष के लिए जो काम किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, उसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो पंचवर्षीय योजना है वो सही से नहीं चल पाता है, ये 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में या 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। कभी 2 ही वर्ष चलता है, कभी 3 ही वर्ष चलता है, लेकिन इनको क्या बोलेंगे? पंचवर्षीय योजना ही बोलेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और, पंचवर्षीय योजना अगर समाप्त हो जाता है ना तो डेट फिर चेंज हो जाता है। आने वाले समय में जहां से शुरू होता है फिर वहां से शुरू हो जाता है। आगे समझेंगे, उतना डिटेल में मत समझिए। तो भारत में जो नियोजन हुआ, तो पहला पंचवर्षीय योजना हुआ, दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ, तीसरा पंचवर्षीय योजना, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, यानी कि जो पहला प्लानिंग चला था, 5 वर्ष का जो प्लानिंग चला था, वो 1951 से 56 तक चला था। कब से कब तक? 1951 से 56 तक चला था, ठीक है। एक चीज आपको और समझा देते हैं, ये जो है चुनाव पर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे मान लेते हैं 2024 में प्रधानमंत्री का इलेक्शन होने वाला है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि पंचवर्षीय योजना जो है वो 2024 में ही बनेगा, नहीं, जो पुराना वाला पंचवर्षीय योजना था उसी के आधार पर ये काम करेगा, ठीक है। फिर 2027 में अगर समाप्त हो जाएगा तो ये फिर 2027 में बनाएगा और फिर ये आने वाले 5 साल तक चलेगा, 32 तक चलेगा। लेकिन इलेक्शन तो 29 में ही हो जाएगा, है ना। तो जो पहले पंचवर्षीय योजना बना होता है, जब तक उसका 5 साल नहीं पूरता है तब तक उनको कोई नहीं छोड़ सकता। यानी कि अगर आप 5 साल के लिए प्लानिंग बना दिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री है या नहीं है, लेकिन आपका जो प्लानिंग है उस पर प्रधानमंत्री काम करेगा ही करेगा, यानी कि जो विकास है वो होगा ही होगा, ठीक है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी वो 1951 से 56 के बीच चली थी, और पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, यानी कि कृषि पर बहुत ज्यादा विकास किया गया था। किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है वो आपका चला था 1956 से 1961 तक। कब से कब तक? 1956 से 61 तक। और इस योजना में, यानी कि इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक पर, परिवहन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है ये चला था 1961 से 1966 तक। तो 1951 से 56 यानी कि 5 साल ये भी चला था। दूसरा पंचवर्षीय योजना ये भी 5 साल चला था। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है ये भी आपका 5 साल चला था, ठीक है। पहला पंचवर्षीय योजना को हम लोग कृषि पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, दूसरा पंचवर्षीय योजना को हम लोग औद्योगिक पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो पहला में किस पर ध्यान दिया गया था? कृषि पर, दूसरा में पंचवर्षीय योजना जिस पर औद्योगिक पर, और तीसरा में फिर वही जनरल जैसे आज तक चलता है, ठीक है। चलिए, अब भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। तीसरा है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। चौथा है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है। तो भारत में नियोजन, भाई नियोजन का मतलब ही समझे ना, एक प्लानिंग हुआ। और कोई भी प्लान जो हम लोग करते हैं देश के लिए करते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि जो भारत की जो आर्थिक विकास है वो और तेज हो, उसका दर यानी कि जो इसका परसेंटेज में है क्या है वो बढ़ोतरी हो। दूसरा, कृषि और उद्योग में सुधार हो, आधुनिकीकरण हो, नया नया तकनीक का उपयोग हो। जैसे पहले हम लोग क्या हाथ से जो है वो होता था ना, एक यंत्र होता था, यानी कि मतलब कि हाथ का यूज करके एक कुछ होता था यंत्र, उसका नाम मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो उनका प्रयोग करके जो हम लोग पहले कट करते थे, लेकिन आज के दिन अलग अलग तरह का मशीन आ गया है ना। तो औद्योगिक में क्या हो? आधुनिकीकरण हो, यानी कि मॉडर्नाइजेशन हो। कहने का मतलब है कि जो नया नया उपकरण हुआ है उसका विकास हो। और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, यानी कि सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ठीक है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, जो सामाजिक न्याय है यानी कि सभी लोगों के साथ सामान्य हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो यही है भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य। टोटल 4 उद्देश्य हम आपको बताए। पहला, आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करना। दूसरा, कृषि और उद्योगों में सुधार करना। तीसरा है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। चौथा है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद।
जिसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, DNC। DNC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, NDC नहीं, DNC याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद आप याद रखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भारत में कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। और इसका गठन क्यों किया गया था? तो आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए। कहने का मतलब है कि जो राज्य सरकार होता है और योजना आयोग का मतलब क्या हो गया? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि PM, प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया? केंद्र सरकार। प्राइम मिनिस्टर केंद्र सरकार में बनता है ना, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है ना, उसको क्या बुलाया जाता है? केंद्र सरकार। केंद्र का मतलब पूरे देश का सरकार। तो योजना आयोग का मतलब हो गया कि ये प्रधानमंत्री है, और राज्य सरकार का मतलब जो राज्य सरकार, जैसे कि स्टेट, जैसे कि बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार है, तो वो उसको क्या कहेंगे? राज्य सरकार। और जो प्रधानमंत्री है जिसको हम लोग कहेंगे केंद्र सरकार, जो कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी राज्य सरकार हो गए, नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार हो गए। तो इन दोनों के बीच तालमेल जो है वो सही बना रहे, इन दोनों के बीच जो तालमेल है वो सही बना रहे, और वातावरण बनाने के लिए, नियोजन करने के लिए, ताकि नियोजन हो, अच्छा नियोजन हो और देश विकास करे। ये काम किसका होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। समझ में आ गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है कि जो योजना आयोग का अध्यक्ष है या फिर जो योजना आयोग है और जो राज्य सरकार है, इन दोनों के बीच जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बना रहे, इसी को कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था भाई? 6 अगस्त 1952 को। प्यारे बच्चों फटाफट बोलिएगा, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को। इसका गठन क्यों हो गया? तो आर्थिक नियोजन हेतु, यानी कि आर्थिक नियोजन का मतलब वही देश का विकास करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं भाई, आर्थिक नियोजन करने हेतु, यानी कि देश का विकास करने के लिए राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच जो तालमेल है वो सही से बना रहे, और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका मतलब कि गठन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ठीक है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। भाई सभी राज्य विकास करना चाहेगा, ऐसा थोड़ी खाली बिहार ही करना चाहेगा, सभी राज्य चाहता है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी राज्य है भारत में, अभी टोटल कितने राज्य हैं? 28। एक नया राज्य बना था जो तेलंगाना एक नया राज्य बना था ना, तो 29 हो गया था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो फिर से राज्य से हट गया, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ठीक है। तो टोटल अभी राज्य कितना है? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। कितना है? 8। पहले 9 था लेकिन अभी 8 हो गया, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश को 1 बना दिया गया है। तो इसमें यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होता है वो इसका सदस्य होता है, ठीक है। क्योंकि केंद्र सरकार तो एक होता है, केंद्र सरकार एक होता है, लेकिन राज्य सरकार तो 28 होता है ना टोटल, हर राज्य में एक सरकार होता है ना। जैसे यहाँ पर बिहार में है, यूपी में है, क्या कहता है, बंगाल में है, झारखंड में है। तो सभी राज्य में केंद्र राज्य सरकार होता है और केंद्र सरकार एक होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बना रहे, ये इसलिए किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच को तालमेल जो है वो सही करता है, यानी कि योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच के तालमेल को सही करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य है वो सभी मुख्यमंत्री होते हैं। कितना? सभी मुख्यमंत्री। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना आयोग बनाने का कार्य योजना आयोग का है, और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। यानी कि जितना भी पंचवर्षीय योजना बनता है, जितना भी जितना भी का मतलब क्या हो गया? हर 5 साल के लिए बनता है ना भाई, हर 5 साल में एक जैसे एक पंचवर्षीय योजना बना, दूसरा बना, तीसरा बना, ऐसे ही बनते रहता है हर बार। 5 साल के बाद हर बार पंचवर्षीय योजना बनता है। ये जो पंचवर्षीय योजना बनाने वाला होता है वो कौन होता है? योजना आयोग। तो याद रखिएगा, आपको अगर पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है, तो ये जो काम है वो योजना आयोग का है, ठीक है। बाकी योजना आयोग तो पंचवर्षीय योजना बना दिया, बाकी जब ये लागू होता है तो ये लागू कैसे होता है, कौन करता है, इसको परमिशन कौन देता है? जैसे कोई कानून पास करते हैं तो वो कानून को कौन देखता है? वो कानून को संसद देखता है पहले, फिर लोकसभा, केंद्र सभा, फिर राष्ट्रपति, ऐसे ऐसे करके जाता है ना। तो ठीक वैसे ही विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तो ठीक वैसे ही जो पंचवर्षीय योजना लागू होता है, तो ये तो लागू कर दिया, यानी कि ये बना तो दिया, कार्य तो ये कर दिया, योजना तो बना दिया, लेकिन इसको जो परमिशन देता है, जो मतलब कहता है हाँ ये ठीक है चलो इसको आगे बढ़ाओ, ये काम जो है वो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित होता है।
यानी कि जो भी इसके सदस्य होते हैं, टोटल 28 मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है ना, 28 सदस्य होता है। तो ये जो 28 सदस्य है यही इसको परमिशन देता है कि ये पंचवर्षीय योजना लागू होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन अनुमोदित देता है? इसका जो सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य होता है, यानी सिंपली कहें तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोग आर्थिक विकास के बारे में अच्छे से देखें। जो आपका अगला वीडियो आएगा, यानी कि जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 में हम लोग मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी पढ़ेंगे, जहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली, एटीएम वगैरह सारा चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जो तीसरा वीडियो आएगा वहाँ पर हम लोग मौद्रिक विकास की प्रणाली पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य, भारत में नियोजन, एक एक चीज़ों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में लगभग हम लोगों ने अच्छे से जाना। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। यहाँ पर आपको बहुत ही मज़े से एक एक लाइन को समझा करके, तोड़ तोड़ करके समझाया जाता है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर ये चैप्टर समाप्त होने के बाद फिर इनका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा आपके जो भी दोस्त वगैरह है, ठीक है। थैंक यू।